भारत के पड़ोसी देशों में खलबली मची है। पहले आपने श्रीलंका देखा, बांग्लादेश देखा, म्यांमार में भी बहुत ज्यादा हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान भी टूटने की लगभग कगार पर है और अब नेपाल में भी हिंसा और बवाल शुरू हो चुके हैं। इसी महीने के शुरुआत में राजा ज्ञानेंद्र शाह एक बार फिर से वापस नेपाल लौटे और उनके वापस लौटते ही सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। लोगों ने मांग की कि एक बार फिर से लोकतंत्र को खत्म कर राजशाही नेपाल में आ जानी चाहिए थी। उस वक्त तो सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, राजा ज्ञानेंद्र शाह का स्वागत किया गया, योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी वहां लहराए गए। योगी आदित्यनाथ का भी जो रिश्ता नेपाल से है बहुत गहरा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब ये जो बवाल था, ये जो प्रदर्शन था, ये हिंसक हो चुका है और इसमें 2 मौतें भी हुई हैं, एक पत्रकार भी जिसमें शामिल है। तो क्या कुछ नेपाल में चल रहा है और क्यों चल रहा है? जो नेपाल इससे पहले तक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, राजशाही भी हुआ करती थी, 2008 में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार वहां चुनकर आई, लेकिन 17 साल के भीतर ऐसा क्या हुआ कि लोग इस सरकार से तंग हो गए। इसी विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, एक और पड़ोसी देश में इतनी खलबली, क्या कुछ मसला क्या है, असल मसला क्या है? देखिए, असल मसला ये है कि वहां पर 2 गुट इसमें बन गए हैं। एक तो जो है राष्ट्रतंत्र समर्थक और साथ ही हिंदू राष्ट्र समर्थक, दूसरी ओर है कम्युनिस्ट पार्टियां प्रेजेंट में जो वहां पर अपोजिशन में है। वो कह रही हैं कि सेकुलर रहना चाहिए, पंथ निरपेक्ष रहना चाहिए। तो इन 2 गुटों में क्या हुआ, फाइट हो रही है, लगातार संघर्ष हो रहा है। कल भी जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में क्या हुआ कि राजशाही समर्थक समर्थन प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके सामने आगे आपके जो सोशलिस्ट ग्रुप वहां पर बना है, कम्युनिस्ट ग्रुप जो बना है, वो सामने आया, फिर पुलिस के साथ भी झड़पें हुई। ये कल पूरा प्रकरण आपका हुआ। मामला क्या है? मामला ये है कि नेपाल पहले राष्ट्रतंत्र हुआ करता था। 2006 में वहां पर राष्ट्रतंत्र की समाप्ति हुई और 2008 में एक संवैधानिक राष्ट्रतंत्र की स्थापना वहां पर की गई, कुछ कुछ वैसा जैसा ब्रिटेन में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। बट 2015 में वहां पर क्या हुआ, आपका पूर्ण रूप से राष्ट्र समाप्त कर दिया गया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया, जैसा भारत है लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद 2017 में पहली बार वहां पर चुनाव हुए और आप देखिए, चुनाव के बाद आप देखिए 2017 से लेके आज 2025 चल रहा है और 2006 से अगर हम बात करें तो 13 बार, इतने साल के अंदर 13 बार वहां पे सरकारें बदली हैं। चुनाव हुए, तख्ता पलट हुए हैं? नहीं, चुनाव हुए, हर बार चुनाव हुए। और क्या हो कि एक बार भी ऐसी सरकार नहीं बनी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। गठजोड़ होते हैं, गठबंधन बनते हैं, वो गिर जाते हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं सामने आती हैं। कोई कहता है मैं पीएम बनना चाहता हूं, मैं पीएम बनना चाहता हूं। तो जो एक वो पूरा का पूरा अस्थिरता का वातावरण था। और देखिए अभिषेक जी, होता क्या है, पाकिस्तान की बर्बादी की वजह कोई और नहीं, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है। ऐसे आप बांग्लादेश में देखेंगे, वहां की पॉलिटिकल सिस्टम बर्बाद हुआ तो वहां का हर सिस्टम। सिंपल सी बात यह है, अगर पॉलिटिकली स्टेब्लिशमेंट होता है तो सोसाइटी, इकोनॉमी, एवरीथिंग वो क्या करती है, ग्रोथ करती है। लेकिन जैसे आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्लैप्स होता है, आपकी सब सिस्टम क्लैप्स हो जाते हैं। ये इतने साल के अंदर 13 बार, आप देखिए 2008 से लेके 2025 मात्र आपके कितने बैठते हैं? आपके बैठते हैं 17 साल और 17 साल में 13 सरकार, यानी कि आप मान कर चलिए हर साल नई सरकार। तो ऐसी अस्थिरता के वातावरण में हर साल चुनाव होना, देश के चुनाव होना, आप कल्पना कीजिए भारत में 5 साल में चुनाव हो रहे हैं। अगर भारत में हर साल चुनाव लोकसभा के होने शुरू हो जाएं, तो आपकी भारतीयों की सोच क्या होगी कि यार सिस्टम बन ही नहीं पा रहा है, ये सरकार देश ही चला पा रहे हैं। हमारा देश गर्त में चला गया था जब हमने देखा कि 1980 में गठबंधन सोच आपका 90, हम देखे पूरे जो दौर देखे आपका, तो वो जो दौर था 21 के बाद वाला, ये पूरा आपका गठबंधन का दौर आपका शुरू हुआ था। 80 में प्रयोग हुआ था, लेकिन 90 में देखिए 89 से लेके जो आपका पूरा चला गठबंधन का दौर, उसमें इस तरह की स्थिति रही कि आपके कई पीएम, देव गौड़ा, आई के गुजराल, वीपी सिंह, पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, कई सारे पीएम बने। तो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या हो गई थी, आप जानते हैं, स्थिति ये हो गई थी कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस में गिर गए थे।
तो ये एक लोकतंत्र की जो एक आशा से लोग लेकर आए थे कि डेमोक्रेसी आएगी, सब सिस्टम अच्छा चलेगा। आज वो करप्शन का शिकार नेपाल हो गया है, अस्थिरता का एनवायरमेंट है, महंगाई चरम पर है, कम्युनिस्ट अपना दबदबा बना रहे हैं, तमाम तरह का क्लैप सिस्टम हो चुका है। तो ऐसे में लोगों को लगा इससे तो अच्छा राजतंत्र सिस्टम अच्छा था, मोनार्की अच्छी थी, वही बढ़िया चला लेते थे। तो राजा जो ज्ञानेंद्र हैं वो इस बात को कहीं ना कहीं अब कैश कराने का प्रयास कर रहे हैं कि माहौल जो है उनके पक्ष में है, वो दोबारा से वहां प्रयास कर रहे हैं। और है क्या कि जब भी नेपाल की बात होती है अभिषेक जी, भारत का नाम इसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है, जुड़ ही जाता है, भले भारत की बात हो या ना हो। जी ये हमारे जितने नेबर कंट्रीज हैं सब में यही स्थिति है, भारत का नाम ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाता है। वहां पर केपी शर्मा ओली का कहना ये है कि जो कुछ नेपाल में घट रहा है इसको कराने वाला भारत है। ये तो चीन के पपेट है ना। हाँ हाँ वही ओली साहब। तो पूछा भाई ओली साहब आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हो? वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है नेपाल से इसलिए नाराज है क्योंकि नेपाल के अंदर कम्युनिस्टों का प्रभाव पड़ रहा है, सोशलिज्म का प्रभाव पड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं अभिषेक जी। वहां पर अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखें नेपाल के अंदर, तो वहां जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, दो पॉलिटिकल पार्टी को आप छोड़ दीजिए, एक तो हिंदू महासभा और दूसरा नेपाली कांग्रेस। बाकी जितनी पार्टी हैं तकरीबन 40 पॉलिटिकल पार्टी है नेपाल के अंदर। 40 और 40 के नाम में सिर्फ हिंदू महासभा और नेपाली कांग्रेस को छोड़कर बाकी सब में कम्युनिस्ट शब्द लगा है या सोशलिस्ट शब्द लगा है, यही शब्द सब में लगे हुए हैं। यानी कि सबने मान लिया था कि कम्युनिस्ट ही विचारधारा हमारी विचारधारा है। तो जो मूल था राष्ट्र का उसको बदलने का प्रयास वहां पर हुआ, और वो मूल जो बदलेंगे, देखिए सिंपल सी बात है अभिषेक जी, आप आटे में नमक तो मिला सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि मैं पूरा ड्रास्टिक चेंज कर दूं। जैसे पाकिस्तान की भी ये भूल थी, पाकिस्तान ने जो धर्म को आधार बनाया, तो आज बलूचिस्तानी क्या कहते हैं, जो बलूचियों क्या बोलते हैं कि हम 10,000 साल से बलूची हैं, हाँ, हम 1400 साल से मुस्लिम हैं, ठीक है, और 70 साल से पाकिस्तानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी पहली आइडेंटिटी बलूची है, दूसरी हमारी मुस्लिम है, और तीसरी पाकिस्तानी हमें स्वीकार नहीं करनी है। तो जो ये विभेद था जो बंगालियों ने स्वीकार नहीं किया पाकिस्तान को धर्म के आधार पर, जब आप एक विचारधारा पर फोकस करते हैं, अदर सारी आइडेंटिटी को आप गौण कर देते हैं, तो इस तरह की समस्याएं किसी भी देश में उत्पन्न होती हैं। तभी आप देखिए भारत में ऐसी गलतियां नहीं है। भारत क्या बोलता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। 22 लैंग्वेज को हमारे संविधान में मान्यता दी गई, क्योंकि भारत जानता है कि विविधताओं को लेकर चलेंगे। मेरी एक आइडेंटिटी नहीं है, मैं एक इंडियन हूं पहले, लेकिन मैं इंडियन होने के साथ मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये मेरी एक आइडेंटिटी है। मैं यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये मेरी एक आइडेंटिटी है। भाई मैं कहीं पे जाऊंगा तो मुझसे पूछेंगे आप क्या करते हो, तो मैं कहूंगा मैं टीचर हूँ, तो टीचर भी तो एक आइडेंटिटी मेरी। ऐसी मैं हिंदू हूँ, ये मेरी एक आइडेंटिटी है। मैं किसी जाति से बिलोंग करता हूँ, वो मेरी एक आइडेंटिटी है। तो आदमी की बहुत सारी 15-16 आपकी आइडेंटिटी होती है, आप कंसिडर करेंगे। मैं अगर बच्चों के बीच में खड़ा हूंगा तो बच्चे मुझे क्या कहेंगे कि आप तो बड़े हैं, एडल्ट हैं, है ना, तो ये भी मेरी एक आइडेंटिटी है। मैं एक पुरुष हूँ, लड़का हूँ, तो ये मेरी एक आइडेंटिटी है। लड़कियों के बीच में एक लड़का खड़ा है, वहां ये नहीं कहेंगे निपुण खड़ा है, एक लड़का हमारे बीच में बैठा है। तो वो तो होता क्या कि जब आप सारी आइडेंटिटी को डिटरमाइन करके एक आइडेंटिटी फोकस करते हैं, तो इस तरह के इश्यूज वहां पे क्रिएट किसी भी देश में क्रिएट होंगे। भारत का भी इंटरेस्ट की हम बात करें कि क्या भारत का इसमें इंटरेस्ट है, देखिए जब वहां पर मोनार्की से आपका डेमोक्रेसी आ रही थी, तब भारत का कहना यह था, मनमोहन सिंह जी उस समय हमारे पीएम थे, मनमोहन जी के कई सारे स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, हालांकि वो बहुत कम बोलते थे मनमोहन जी, खामोशी से ही काम करते थे, लेकिन एक दो बार जो सरकार के हम दस्तावेज देखते हैं तो देखते हैं उसमें हमको देखने को मिलता है। नहीं नाराज हो जाएंगे कांग्रेसी आपसे। नहीं, ये तो खुद हमारे मनमोहन जी ने कहा था कि हजारों जवाबों से बेहतर है खामोशी, है ना। ठीक है, मेरी जो मोहन प्रधानमंत्री कहा जाता था।
नहीं, वो तो कटाक्ष में कहते, मैं तो कह रहा हूँ कि वो तो खुद ही कम बोलते थे, वो तो खुद ही कहते थे पब्लिक में आके कि मेरे हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी। तो वो अपने, मैं उसी बात को, चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। तो नेपाल की स्थिति जो है आज की तारीख में, वहां पर यह है कि आपका मोनार्क चाहिए। अब देखिए हिंदू राष्ट्र, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, योगी जी की तस्वीर वहां पर घूम रही थी, और हुआ यह कि जो राजा ज्ञानेंद्र वहां पर रहे हैं वो भारत आए थे, पीएम मोदी से मिलना चाहे, लेकिन पीएम मोदी मिले नहीं। अगर भारत का वाकई में इन्वॉल्वमेंट हो तो पीएम मोदी मिलते, और मिल लेते तो फिर हमारे जो ये पुख्ता तौर पर चला देते कि भारत ही करवा रहा है, जो कुछ करवा रहा है भारत ही करवा रहा है। दूसरा क्या था कि खुद हमारे जयशंकर जी ने जब उनके प्रेसिडेंट से मिले, जयशंकर जी अभी फिलहाल की बात है, तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, इसके पीछे हम बिल्कुल भी नहीं है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन होता क्या है, देखिए बात समझिएगा, जब किसी राष्ट्र में इस प्रकार के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं तो शुरुआत में तो वही साहब का स्टार्ट होता है, लेकिन फिर बाद में उसमें भारी शक्तियां ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे बांग्लादेश के मामले में हुआ, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए किसी और मुद्दे को लेकर, किसी और बात को लेकर, लेकिन बाद में उसमें आपकी भारी शक्तियां, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे चीनी हो, चाहे अमेरिकन हो, हमको भी इन्वॉल्वमेंट होना पड़ा, क्योंकि हमारे सीधा आज एकदम एंटी इंडिया बांग्लादेश बनता जा रहा है। तो हमारी मजबूरी है, आपका डिप्लोमेसी में हमारा डिप्लोमेटिक मैंडेटरी हो गया, हमको वहां पे इन्वॉल्वमेंट करना, वहां पे देखना, वॉच करना कि भाई क्या चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। तो वही बात नेपाल के अंदर है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अगर इस प्रकार के प्रोटेस्ट चलते रहे तो वहां पे भारी इन्वॉल्वमेंट होगा। मैं आज की तारीख में ये कहता हूं कि अगर वहां पर मोनार्की आती है और मोनार्की का समर्थन बढ़ता है, तो अगर मैं इसको बहुत ही मतलब इसको वायस होके नहीं, और चीन की गोद में बैठने से नेपाल बच जाएगा। तो अगर मैं इसको कहता ना कि बोलूं चीन की गोद में बैठने से कैसे बच जाएगा, हाँ, इसलिए क्यों बैठ जाए कि देखिए कम्युनिस्ट विचारधारा का जो प्रचार प्रसार है वो चीन आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं आपको। हाँ। चीन ने एक फंड आवंटित किया है नेपाल को, और क्या फंड आवंटित किया है कि नेपाल के जितने कॉलेज हैं उनमें एक टीचर अपॉइंट किया जाए, और वो टीचर सभी बच्चों को मंदारिन सिखाएगा। अब ये क्या है, मंदारिन सिखाएगा। मंदारिन जो है ये चीनियों की लैंग्वेज है। अब ये सिखाने का मकसद क्या है, मकसद सिखाने का ये है कि जब नेपाली बच्चे मंदारिन लैंग्वेज सीखेंगे तो वो चीनी लिटरेचर पढ़ेंगे, चीनी मूवीज देखेंगे, चीनी सॉन्ग सुनेंगे, तो पूरा चाइना का साइकोलॉजिकल क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा नेपाल के ऊपर। तो जो नेपाल की हजारों हजारों साल की जो कल्चर है, जो हिंदू संस्कृति वहां पर है, उसको कहीं ना कहीं मंदारिन लैंग्वेज सिखाकर एक तो आपका एथिस्ट बनाने का प्रयास उन सबको बना दिया जाए, यानी कि आपका नास्तिक बना दिया जाए, जैसे आपके कम्युनिस्ट लोग होते हैं। ठीक है, वो प्रयास है। अब इसका अगर एक मैं आपसे लब्बो-लुबाब जानना चाहूं कि ये राजशाही, देखिए राजशाही के फेवर में तो भारत तो कभी नहीं रहा है, और दुनिया में फिलहाल राजशाही कहीं शायद कोई इक्का दुक्का देश होगा जहां हो वहां होगा। राजशाही भी एक तरीके से फिर जो है आपको तानाशाही की तरीके से हो जाएगी। तो इसका हल क्या है और भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ फर्क पड़ेगा, एक छोटी सी टिप्पणी बस। हाँ, मैं ये कहूंगा कि आप जितने भी इस्लामिक कंट्री देखेंगे वो सब राजतंत्री हैं, टर्की और ईरान को छोड़ दीजिए, बाकी सारे राजतंत्र हैं, पहली बात। और सेकंड बात, हमें देखिए अब ये बात हमें सोचनी है कि राजतंत्र या लोकतंत्र, हमें देखना है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन बेटर है। वही जानना चाह रहा हूं मैं आपसे, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो किस तरफ जाते हैं। जी 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 अभिषेक जी, आपके पूछो। मैं कह रहा हूं हमारे नेशनल इंटरेस्ट किसके साथ बेहतर है। देखिए नेशनल इंटरेस्ट जैसे वहां पे कम्युनिस्ट का प्रचार हो रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर रहेंगी तो वो चीन को ज्यादा झुकाव दिखाती है। बिल्कुल, वो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, और ऐसा नहीं कि जब राजतंत्र वहां पर रहा तो राजतंत्र ने चीन से संबंध अच्छे नहीं बनाए। चीन को आप नेपाल को देखेंगे तो नेपाल ने 1954 में जब हमने चीन से संधि की थी, जो आपका तिब्बत को लेकर जो आपका पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, तभी से नेपाल ने समझ गया था कि भाई भारत जो हमारे साथ जुड़ता था वो चीन से दोस्ती कर रहा है, और नेपाल एक बफर स्टेट,
नेपाल को हमेशा ही डर लगता है कि अगर चीन और भारत में एकजुटता हो गई, एक हो गए, तो कहीं मेरे को केक ना बना दे कि आधा तुम ले लो आधा हम ले लें। तो नेपाल तो चाहता है कि मैं टकराव रहे, और नेपाल दोनों को बैलेंस करने का प्रयास करता है। दैट इज द इशू फॉर द नेपाल। भारत की तरफ से भी कोई घेराबंदी है नेपाल की? जी मैं कह रहा हूं भारत की तरफ से भी कोई घेराबंदी की गई है नेपाल की? नहीं, नेपाल और भारत के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। 1950 में हमारी संधि हुई थी, जो आज भी चल रही है। उस संधि के तहत हमारे बीच में 1400 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसपे कोई भी आपका पासपोर्ट लगता, आप जाना चाहे नेपाल बगैर पासपोर्ट के, केवल जेब में आधार का वोटर आईडी आप रखिए, आप घूमने जा सकते हैं नेपाल। ऐसे नेपाल के लोग भारत आ सकते हैं, यहाँ पर आकर जॉब कर सकते हैं, यहाँ तक कि सिविल सर्विस जो आईएएस का एग्जाम होता है उसको भी दे सकते हैं, 3 सर्विस को छोड़कर, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को छोड़कर। बाकी रेदर देन जो आपकी 20-21 जो बस्ती है वो सारी बेटा आपका नेपाल के बच्चे भर सकते हैं, नेपाल के बच्चे भर सकते हैं। नेपाल के लोग आर्मी में भी तो आते थे शायद हमारे यहाँ, जितना मुझे ध्यान है। खूब आते हैं नेपाल के लोग, बटालियन अलग थी शायद जी, नेपालियों के लिए अलग बटालियन भी थी शायद। वो है, अभी है, गोरखा बटालियन है, गोरखा बटालियन। ठीक है सर। और गोरखा बटालियन की हम तारीफ भी खूब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहते हैं कि अगर कोई मरने से नहीं डरता तो वो गोरखा है। ये तो शायद वो जो इटली का जर्मनी का जो तानाशाह था, क्या नाम सर उसका, उसने भी कहा था कि अगर गोरखा मेरे साथ आ जाए तो पूरे विश्व को फतेह कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, नेपाल में फिलहाल बवाल मचा हुआ है, राजशाही की तरफ लोग जाना चाहते हैं, लोकतंत्र बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक वहां नहीं चल पाया, और यही कारण रहा कि 17 साल में 13 बार वहां सरकारें बदली हैं, जिससे लोग परेशान हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ज्ञानेंद्र शाह वापस से नेपाल की सत्ता संभालते हैं। बाकी निपुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।